हेलो दोस्तों, आपका एग्रीकल्चर स्टडी वीके में स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करेंगे वो करेंगे आपकी कृषि अर्थशास्त्र एवं योजनाएं, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स और स्कीमों की जो है हम बात करेंगे, जो कि आपका यूपी SSC के द्वारा जो AGTA की वैकेंसी आई हुई है उसमें जो आपका कृषि अर्थशास्त्र जो है आपका 5 नंबर का पूछा जाएगा। मतलब 5 क्वेश्चन जो है आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में जो बात करेंगे हम, तो इनके जो MQC हैं उनकी बात करेंगे, और जो हम यहाँ पर प्रश्न कराएंगे वो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। इनमें से आपको एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिल सकते हैं। और इसमें जो हम आपको जो क्वेश्चन कराएंगे वो 171 के समथिंग, जो आपको हम 172 या 173 के समथिंग हम क्वेश्चन कराएंगे। करीबन हम 3 वीडियो में जो है, एक वीडियो में 50 क्वेश्चन कराएंगे, तो 3 वीडियो में हम सारा इसे पूरा कर देंगे। और जो आपके सब्जेक्ट हैं, जो एग्रीकल्चर के टोटल सब्जेक्ट हैं, उनकी हमने प्लेलिस्ट बना रखी है, सबकी वीडियो अपलोड है, आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं। और टॉपिक्स वाइज मतलब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हमने सारी वीडियो जो है पूरी की हैं, आप उन्हें एक बार अवश्य देखें। तो फिर देर न करते हुए हम वीडियो बढ़ाते हैं अपनी आगे। और वीडियो बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, और साथ ही साथ इसे अपने दोस्तों में भी शेयर करते रहें, जिससे आपके दोस्तों को भी हेल्प मिलती रहे। तो फिर हम शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 1 से। तो आपका पहला प्रश्न हो जाता है कि भारत के राज्यों में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है। जो भारत की अर्थव्यवस्था है इसमें उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान हो जाता है, तो आपका दूसरा स्थान हो जाता है। तो इसके कुछ हम सारांश में देख लेते हैं। तो SOIC.in के जो है हम CLSA के अंतर्गत रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश की दूसरी तो बात करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। तो प्रश्न नंबर 1 है आपका, भारत के राज्य में उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का कौन सा स्थान है। जो भारत में उत्तर प्रदेश का अर्थव्यवस्था के मामले में कौन सा स्थान है, तो दूसरा स्थान हो जाता है। तो इसमें देख लेते हैं हम कुछ इसका सारांश। इस सारांश में देखते हैं SOIC.in तथा CLSA के रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश महाराष्ट्र के बाद देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। सबसे पहली कौन है? महाराष्ट्र, उसके बाद उत्तर प्रदेश। और GDP में जो है महाराष्ट्र की हिस्सेदारी कितनी है? 15.7%। और साथ ही प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र हो जाता है, दूसरे स्थान पर हो जाता है उत्तर प्रदेश, जिसकी कितनी भागीदारी है? 9.2%, जो कि दूसरे स्थान पर हो जाती है। तो पहले का आंसर आपका बी आंसर हो जाता है। बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की। तो दूसरा क्वेश्चन है कि वर्ष 2022-23 के अनुसार उत्तर प्रदेश में गन्ना की उत्पादकता कितनी है। तो जो अभी आपका 22 और 23 है, इसके अकॉर्डिंग जो है गन्ने का उत्पादन उत्तर प्रदेश में कितना है, तो ये हो जाता है आपका 839 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। मतलब 1 हेक्टेयर में 839 क्विंटल जो है गन्ने का उत्पादन किया जाता है। अब देख लेते हैं हम इसमें कुछ इसके ऑब्जेक्टिव में। तो ये हो जाता है 22-23 के अनुसार 839 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हो जाता है। और जो गत वर्ष है इसमें जो है इसकी तुलना में 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर अधिक हुई है। मतलब जो आपका 21 और 22 का था, तो उसके अकॉर्डिंग जो है 16%, मतलब 16 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की जो है अधिकता वृद्धि हुई है इसमें। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा दूसरे का। बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तो तीसरा क्वेश्चन है कि तीसरे की बात करें हम, तो तीसरा है आपका आंवला के उत्पादन में सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आंवले के उत्पादन में कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है। तो आंवले में जो है कौन हो जाता है? आपका प्रतापगढ़ हो जाता है। और ये एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। तो प्रतापगढ़ आपका हो जाता है आंवले के उत्पादन में। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश के मतलब समतल जिले में जो आंवले उत्पादन में कौन रहता है? प्रतापगढ़ जो है प्रथम स्थान पर, ऑप्शन नंबर बी। बात करें
प्रश्न नंबर 4 की। तो प्रश्न नंबर 4 की बात करें हम तो 4 हो जाता है कि बजट 2024-25 के अनुसार उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए कौन सी योजना संबंधित नहीं है। तो इनमें से बताना है कि जो 2025 जो बजट है उसके अकॉर्डिंग उत्तर प्रदेश कृषि क्षेत्र में उसे आगे बढ़ाने के लिए मतलब इनमें से कौन सी योजना शुरू नहीं हुई है। तो वो है आपकी राज्य कृषि विकास योजना, एग्रो योजना, स्वचालित मौसम स्टेशन की स्थापना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है। अब इसके हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो 2024-25 के सत्र में राज्य कृषि विकास योजना के तहत 200 करोड़ रुपए तथा यूपी एग्री योजना के तहत 200 करोड़ और प्रखंडों एवं प्रपंचों के स्वचालित मेसन जो मौसम स्टेशन है उस पर स्थापित कितने 60 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। तो जो राज्य कृषि विकास है उसमें कितना 200 करोड़ का, और आपका जो एग्री योजना है उसमें भी आपका 200 करोड़ का, लेकिन जो स्वचालित मौसम स्टेशन है उसकी स्थापना पे कितना है तो 60 करोड़ जो है आवंटित किया जाएगा। तो इसका ऑप्शन डी हो जाता है। यहाँ से कुछ फैक्ट देख लिए हमने, जैसे कि अगर आपसे पूछा जाए कि कृषि विकास योजना पर कितना बजट बना है खर्च करने के लिए तो 200 करोड़ रुपए का, यूपी एग्री योजना पर कितना है तो उस पर बना है 200 करोड़ का, अगर पूछा जाए मौसम स्टेशन स्थापित पर कितना है तो 60 करोड़। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 5 की। तो 5वां प्रश्न आपका कि महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना के तहत कितने उत्पादकों हेतु तकनीकी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। तो उसे 200 को जो है ये तकनीकी सहायता के जो है प्रावधान किया गया है। तो महिला किसान सशक्ति परियोजना के लक्ष्य जो है 200 उत्पादक समूह के गठन हेतु तकनीकी सहायता देने का प्रावधान किया गया है। कितने का तो 200 जो है उत्पादक समूह को गठन तकनीकी का जो है सहायता इन्हें प्रावधान किया गया है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 6। तो 6वां क्वेश्चन हो जाता है आपका वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतर्गत कुल कितना बीज वितरण किया गया है। जो 2021 और 22 के अकॉर्डिंग तो कुल कितना बीज जो है वितरित किया गया है। तो ये आपका 60.10 मतलब 60.10 लाख क्विंटल जो है बीज का जो है वितरण हुआ है। तो इसका ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा, लेकिन हम इसके कुछ फैक्ट देख लेते हैं। तो ये 60.10 लाख हो जाता है कुंटल बीज वितरित, लेकिन रबी फसल हेतु कितना है 51.68 लाख कुंटल, और खरीफ की बात करें तो इसमें हो जाता है 8.42 लाख क्विंटल बीज वितरित किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि रबी की फसल के लिए कितना है तो 51.68 लाख क्विंटल, अगर पूछा जाए खरीफ की के तो ये हो जाता है आपका 8.42 लाख क्विंटल। तो इसका ऑप्शन आपका डी आंसर सही हो जाता है 6ठे क्वेश्चन का। बात करें आगे प्रश्न नंबर 7 की। तो प्रश्न नंबर 7 है वर्ष 2021-22 में रबी की फसल हेतु कितना बीज वितरित किया गया था। तो अभी पीछे बताया था तो कितना, ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा 51.68 हो जाता है आपका रबी के लिए। और जो अभी बताया था टोटल कितना हुआ था तो 60.10 लाख, और इसमें ऑप्शन नंबर आपका सी आंसर हो जाएगा। अब आगे देख लेते हैं प्रश्न नंबर 8 को। तो प्रश्न नंबर 8 है कि सभी कथनों का चयन कीजिए। कथन एक पहला दे रखा है कि वर्ष 2021-22 में खरीफ की फसल हेतु कुल 10.5 लाख क्विंटल बीज का वितरित किया गया था। जो खरीफ है अभी मैंने पीछे बताया था आपको कि खरीफ की फसल में कितना किया गया था, तो ये जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि खरीफ की फसल में जो है आपका हुआ था एक बार देख लेते हैं। तो खरीफ की फसल में हुआ था आपका 8.42 लाख और रबी में हुआ था 51.68। तो यहाँ से जो है आपका पहला हो जाता है गलत, क्योंकि इसमें 8.42 खरीफ की फसल में हुआ था। और अब दूसरे को देखते हैं तो रबी की फसल में 51.68, तो ये सही हो जाता है आपका। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, केवल बी आंसर। बात करते हैं प्रश्न नंबर 9 की। तो 9वां क्वेश्चन हो जाता है उत्तर प्रदेश की कितने प्रतिशत आबादी कृषि पर आश्रित है। जो उत्तर प्रदेश की जो आबादी है वो कितने प्रतिशत आश्रित है, तो ये हो जाती है आपकी
65% जो है वो कृषि पर आधारित है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या। तो इसमें 65% आबादी हो जाती है और देश में लगभग 19.87% खाद्य उत्पादन करती है। जो अनाज उत्पादन करती है वो कितना करती है, 19.87%। और यहाँ तक कि जो कुल क्षेत्रफल का लगभग 62% क्षेत्र जो है कृषि योग्य है। मतलब जो पूरा क्षेत्रफल है उसमें से जो 62% है वो सिर्फ कृषि योग्य भूमि है या क्षेत्रफल है। बात करें आगे प्रश्न नंबर 10 की, तो 10 प्रश्न हो जाता है आपका कि उत्तर प्रदेश में सिंचाई हेतु सर्वाधिक प्रयोग किस साधन से होता है। जो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो सिंचाई होती है किसके द्वारा होती है, तो वो आपको सबको पता होगा कि नलकूप के द्वारा इसका जो है सिंचाई की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में जो है सिंचाई नलकूप के द्वारा होती है और 80% सिंचाई नलकूप से की जाती है। कितनी, 80, और 19% नहरों के द्वारा की जाती है। तो उत्तर प्रदेश में नहरों में कितनी की जाती है, तो 19% जो है नहरों से और 80% ट्यूबवेलों से जो है मतलब नलकूपों से सिंचाई की जाती है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। प्रश्न नंबर 11 है आपका कि उत्तर प्रदेश में नहरों की लंबाई कितनी है। तो उत्तर प्रदेश में जो नहरें हैं उनकी लंबाई कितनी हो जाती है, तो 75 किलोमीटर जो है उत्तर प्रदेश की नहरों की लंबाई हो जाती है। तो यहाँ उत्तर प्रदेश की नहरों की लंबाई 74,660 किलोमीटर है, जो कि देश में पंजाब और हरियाणा के बाद जो है तीसरा स्थान आता है। तो सबसे पहले पर पंजाब आता है, दूसरे पर हरियाणा आता है, तीसरे पर आ जाता है आपका उत्तर प्रदेश, तो नहर के मामले में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 की। तो प्रश्न नंबर 12 है आपका किसान उदय योजना के अंतर्गत कृषकों को क्या व्यवस्था दिया जाता है। मतलब जो किसान उदय योजना है उसके अंतर्गत किसानों की जो है व्यवस्था में क्या दिया जाता है, तो उनके लिए जो है सोलर पैनल दिया जाता है, मतलब सौर ऊर्जा दी जाती है। तो किसान उदय योजना के जो है फ्री सोलर पंप मतलब दिया जाता है, मतलब जो सोलर होता है सौर ऊर्जा से जो है एक पंप दिया जाएगा जिससे उससे सिंचाई की जा सकती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 13 की। तो 13 है बजट 2023 एग्रीटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने हेतु कितना कृषि त्वरित कोष का जो है प्रावधान हुआ है। तो कितने कोस्ट का हुआ है, तो वो 20 करोड़ का हुआ है। किसके लिए, एग्री स्टार्टअप के लिए। तो इसमें 20 करोड़ का जो है कृषि त्वरण कोष जो है प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी आंसर इसका सही है। बात करते हैं 14 प्रश्न की। हरित क्रांति का संबंध किस फसल से था। तो आपको सबको पता होगा कि हरित क्रांति का जो संबंध गेहूं से था। गेहूं का अधिक उत्पादन से जो है इसका संबंध था। और हरित क्रांति की शुरुआत किसने की थी, तो नॉर्मन बोरलॉग ने की थी। और बात करें आगे, विश्व स्तर पर हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग थे और भारत में कौन थे, एम.एस. स्वामीनाथन, जिनकी अभी मृत्यु हुई थी। और हरित क्रांति का मुख्य जो उत्पादक क्या था, गेहूं का उत्पादन करना। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 15 उत्तर प्रदेश की कितनी मंडियों का आधुनिकीकरण किया गया है। जो मंडियां हैं उत्तर प्रदेश में उनका आधुनिकीकरण कितनियों का किया गया है, तो वो आपकी हो जाती है 26 जो है मंडियां, उनका आधुनिकीकरण जो है किया गया है उत्तर प्रदेश की। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। तो उत्तर प्रदेश में चयनित कितनी नवीनतम 27 मंडियां, और जिनमें से जो है कुल जो नवीनतम मंडी है स्थलों में आधुनिकीकरण 26 का किया गया है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 16 की। 16 है दुग्ध उत्पादन में कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर है। तो दुग्ध उत्पादन में तो उत्तर प्रदेश ही प्रथम स्थान पर हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी। तो उत्तर प्रदेश खाद्यान्नों के उत्पादन में प्रथम स्थान है। जैसे दूध हो जाता है प्रथम स्थान पे, गेहूं भी, गन्ना, आलू, तो इन चारों फसलों में जो है उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर रहता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 17 है कि उत्तर प्रदेश का अंडा के उत्पादन में कितना वार्षिक वृद्धि दर हासिल किया है।
जो उत्तर प्रदेश में अंडा उत्पादन है उसमें वार्षिक वृद्धि दर जो है कितनी हासिल की है, तो उसमें 12.8% जो है उत्तर प्रदेश अंडा उत्पादन में वृद्धि कर चुका है। तो यहाँ पर 12.8%, और जो कि समस्त राज्यों में से उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पर आता है अंडा उत्पादन में। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 18 की। तो 18 है, वित्तीय वर्ष 2024-25 में राज्य कृषि विकास योजना के तहत कितना प्रावधान किया गया है? किसके द्वारा? राज्य कृषि विकास योजना के द्वारा। हमने अभी पीछे आपको पहले ही शुरू में बताया था क्वेश्चन, तो 200 करोड़ जो है इसका प्रावधान जो है राज्य कृषि विकास योजना के अंतर्गत किया गया है। बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। तो 19 क्वेश्चन है आपका, भारत में कृषि से संबंधित बाजार समस्याओं के समाधान हेतु कितनी मंडियों को जो है ई नेम योजना के तहत एकत्रित किया गया है? जो आपकी बाजार समस्याओं समाधान हेतु जो आपकी मंडियां हैं उनको जो ई नेम योजना है उसके तहत वो जो है शुरू की गई है। तो वो 85 जो है आपकी जो एकीकृत मंडियां हैं उन्हें किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर हो जाएगा। तो ई नमे योजना के तहत जो है 585 जो मंडियां हैं उन्हें एकत्रित किया गया है। और ये ई नेम योजना जो है ये ऐसी योजना है, इसके द्वारा हम अगर कृषि यंत्र या इस कृषि से संबंधित कोई भी यंत्र खरीदते हैं तो वो ई योजना के तहत खरीदे जाते हैं। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 20 की। 20 है कि राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बोर्ड नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो आपको सबको पता होगा कि कब हुई थी, 12 जुलाई 1982 को जो है इसकी स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो है मुंबई में। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 21 की। तो 21 जो क्वेश्चन हो जाता है आपका, तो 21 क्वेश्चन में हम बात करें तो यहाँ से देख लेते हैं, हम इसका ऑप्शन भी नहीं दिख रहे, थोड़ा जूम आउट कर लेते हैं। यहाँ से देखते हैं, भारत में कृषि जोत या जमीन की माप के लिए जो इकाइयाँ प्रयुक्त लाई जाती हैं उससे संबंधित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट हो जाता। तो यहाँ देखते हैं 1 हेक्टेयर में कितने होते हैं? तो ये होते हैं आपके 2.471 एकड़। 1 हेक्टेयर में कितनी होती हैं? तो 2 बीघा में बताना है तो 3.8746 बीघा। और 1 हेक्टेयर में कितने वर्ग मीटर होते हैं? तो 10,000 वर्ग मीटर होते हैं। 1 बीघा में कितने एकड़ होते हैं? तो 0.619 एकड़ होते हैं। और 1 डेसिमल में कितने होते हैं? 1/10 एकड़ जो है इसमें आपके एकड़ होते हैं। अब बात करें इसके ऑप्शन की, तो ये आपके सारे सही हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाता है। 22 है आपका क्वेश्चन कि भारत में जमींदारी प्रथा का आरंभ कब हुआ था? तो वो आपका 1793 में जो है ये जमींदारी प्रथा का आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाता है। किसके समय? लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है जमींदारी प्रथा का प्रारंभ हुआ था। बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की। तो 23 क्वेश्चन है आपका, खेती करने के लिए भूमि की खेती करने वाले व्यक्तियों को बांट दिया जाता है और उनसे लगान वसूलने की जाती है। सरकार को लगान देने की जिम्मेदारी गांव की होती है। इस प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है आपकी मालवाड़ी। तो मालवाड़ी कहा जाता है जो खेती करने वाले होते हैं उनसे लगान की वसूली जो की जाती है। तो इसका हम कुछ पॉइंट देख लेते हैं इसमें। तो मालवाड़ी प्रथा के अंतर्गत भूमि पर किसी ग्राम समुदाय का अस्तित्व होता है। सामान्यतः गांव ही प्रबंध की इकाई के रूप में होता है। खेती करने के लिए भूमि की खेती करने वाले व्यक्ति में बांट दिया जाता है और उनमें जो है लगान वसूली की जाती है। सरकार को लगान देने की जिम्मेवारी गांव की होती है। तो यहाँ से ऑप्शन बी आंसर सही हो जाता है। बात करते हैं 24 की। तो 24 है कि मालवाड़ी प्रथा को जो है भारत में प्रारंभ कब किया गया था? तो वो आपका हो जाता हाल्ट मैकेजी के समय पे जो है इसे मालवाड़ी प्रथा को
भारत में प्रारंभ किया गया था। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। तो मालवाड़ी प्रणाली के जो हाल्ट मैगजी ने आगरा, उत्तर प्रदेश, पश्चिमी सीमा, पंजाब, गंगा मैदान और अवध में शुरू किया गया था और कुल कृषि की जा रही भूमि पर लगभग 30% भूमि जो मालवाड़ी है जो, तो उस प्रणाली के अंतर्गत ये जो है जाती थी। कितने? 30% की। बात करें आगे प्रश्न नंबर 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 है कि रैयतवाड़ी प्रणाली प्रचलित थी, तो किस में प्रचलित थी ये? तो मद्रास में, महाराष्ट्र, बराबर में और असम में और पूर्वी पंजाब में। तो ये सब में थी। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। यहाँ से कुछ हम इम्पोर्टेंट देख लेते हैं इसके पॉइंट। तो रैयतवाड़ी प्रणाली शुरू जो है प्रयोग कहाँ से हुई थी? मद्रास में जो है किया गया था। बाद में महाराष्ट्र और बरार, आसमा एवं पूर्वी पंजाब में जो है इसे प्रयोग में लाया गया था और इस प्रणाली में भूमि को स्वामित्व राज्य के पास होता था और परंतु व्यवसाय में भूमि पर खेती करने वाली स्वामित्व होता था, जिसे रैयत कहा जाता था और सरकार द्वारा रैयत के नाम भूमि का पट्टा किया जाता था और माल गुजारिश का निर्धारण भूमि सर्वेक्षण के बाद होता था। रैयत की जो माल गुजारी है वो देने के लिए राज्य के प्रति जिम्मेदार होता था। बात करते हैं कि प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 है आपका, 26 की बात करें तो 26 में हो जाता है आपका कि भारत की खेती जो है 3 प्रणालियों में एक प्रकार से खेती के जो स्वभाव पर प्रकाश डालिए। तो वे हो जाते हैं, इसमें ऑप्शन दे रखे हैं। अब देखते हैं। जीवन निर्वाह के लिए कृषि उपयुक्त होती है और ऑर्गेनिक फार्मिंग और औद्योगिक या व्यापारिक फार्मिंग और बांटिंग या किराए पर खेती, सहकारी खेती या प्रवासित खेती। तो यहाँ से जो है 3 प्रणाली बतानी है, तो वो आपकी हो जाएगी पहली, दूसरी, तीसरी। तो ये आपके तीनों जो है आंसर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 26, भारत में खेती की 3 प्रणालियाँ जो कि एक प्रकार से खेती के स्वभाव पर प्रकाश डालिए। तो पहला है ऑप्शन जीवन निर्वाह के लिए कृषि, दूसरा हो जाता है ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, तीसरा हो जाता है आपका औद्योगिक या व्यापारिक फार्मिंग, चौथा हो जाता है बटाई या किराए पर खेती, पांचवी हो जाती है सहकारी खेती और छठी हो जाती है प्रसम जो विधा है उस पर खेती। तो इसमें जो आपको ऑप्शन बताना है कौन सा सही है। तो इसमें जीवन निर्वाह खेती हो जाती है पहला ऑप्शन, ऑर्गेनिक फार्मिंग हो जाता है और औद्योगिक और व्यापारिक फार्मिंग हो जाता है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर इसका ए आंसर सही है। अब हम इसके कुछ पॉइंट देख लेते हैं, तो पॉइंट किस प्रकार से दिए हुए हैं। तो यहाँ पर है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। तो भारत में 3 प्रणालियाँ हैं जो कि एक प्रकार से जो खेती में स्वभाव प्रकाश डालती हैं। जीवन निर्वाह, ऑर्गेनिक फार्मिंग, औद्योगिक या व्यापारिक फार्मिंग। अब इन्हें देख लेते हैं कुछ। इनको करने के संबंध में जो कृषि के तरीके मिलते हैं वो इस प्रकार हैं। जमींदारी प्रथा, काश्तकारी प्रथा, कटाई या किराए पर, सहकारी प्रविधता, ये सब हो जाते हैं इसके तरीके। अब देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 27 की बात करते हैं। 27 हो जाता है कि उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत निम्नलिखित में से किस अधिनियम के पारित होने पर हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन जो शुरुआत थी वो किस अधिनियम पर हुई थी। तो वो जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका बी आंसर सही है। अब इसके पॉइंट में देख लेते हैं। तो स्वतंत्रता के तुरंत बाद भूमि सुधार के अंतर्गत महत्वपूर्ण कदम जमींदारी उन्मूलन का था और चूंकि भूमि सुधार राज्यों के विषयों के अंतर्गत आता है इसलिए इससे संबंधित कानून राज्य द्वारा बनाए गए और जमींदारी उन्मूलन की शुरुआत उत्तर प्रदेश में जमींदारी उन्मूलन एवं भूमि सुधार अधिनियम 1950 के तहत इसे किया गया था पारित। अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28 की। तो 28 क्वेश्चन हो जाता है आपका, स्वतंत्रता के बाद विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं के दौरान काश्तकारी सुधार के संबंध में अनेक कानून बनाए गए जिसके उद्देश्य थे। तो क्या उद्देश्य थे? तो ये थे,
पहला उद्देश्य काश्तकारों को सुरक्षा प्रदान करना, सही है। दूसरा था लागत लगान की सीमा निर्धारण करना तथा उसका नियमन करना, दूसरा सही है। तीसरा काश्तकारों की भूमि का मालिक बनने का अधिकार प्रदान करना, तो ये आपके तीनों सही हो जाते हैं। बात करते हैं ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 29 की। तो 29 क्वेश्चन हो जाता है आपका, कृषि जोत के उच्चतम जो सीमारण के अनुसार ऐसी भूमियां जिसमें पानी की आवश्यक पूर्ति है और कम से कम 2 फसलें उगाई जा सकती हैं कि उनकी उच्चतम सीमा होती है। तो कितनी सीमा होती है? तो 10 से 18 एकड़ जो है उनकी सीमा होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाएगा। अब इसका हम ऑप्शन में देख लेते हैं। तो कृषि जोत की उच्चतम सीमाकरण का अर्थ है कि किसी व्यक्ति या परिवार द्वारा रखी जाने वाली कृषि भूमि की उच्चतम सीमाओं का निर्धारण करना। उच्चतम सीमाकरण के संबंध में परिवार इकाई के रूप में लिया जाता है। परिवार के अंतर्गत पति या पत्नी तथा बच्चे आए ऐसी जमीनों के संबंध में जिसमें पानी की आवश्यकता पूर्ति है तथा जमीन कम से कम 2 फसलें उगाई जा सकें और उनके बीच में जो है उच्चतम सीमाएं 10 से 18 एकड़ निश्चित की जा सके। तो इसलिए जो है कृषि जोत की जो उच्चतम सीमा है इन्हें जो है कितनी ऊंचाई पर किया गया है? तो 18 से उच्चतम सीमा कितनी है? 10 से 18 एकड़। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 30 की। तो प्रश्न नंबर 30 है, अगर 30 की बात करें तो काश्तकार सहकारी खेती के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो ये आपका हो जाता है, इसके अंतर्गत सहकारी समिति कृषक सदस्यों की समिति होती है। तो पहला सही हो जाता है। भूमि का स्वामित्व किसान के हाथ में होता है? नहीं होता। और स्वामित्व अपने सदस्यों को भूमि पट्टे पर देती है? बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी आंसर सही हो जाता है। और यहाँ पर भी ये लिखा हुआ है, आप इसे देख लेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। तो 31 क्वेश्चन है आपका, भारत में संयुक्त सहकारी खेती लागू करने के संबंध में जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। तो वो आपका पारित 1959 में इसे प्रस्तावित पारित किया गया था। तो जनवरी 1959 में कांग्रेस ने नागपुर अधिवेशन में, कौन से? नागपुर अधिवेशन में, और देश के संयुक्त सहकारी खेती लागू करने के संबंध में जो है प्रस्ताव पारित जो है इसे संसद ने भी अपनी सहमति दी थी। मतलब इन्होंने तो पारित कर दिया था लेकिन इसे संसद ने भी जो है अपनी सहमति दे दी थी। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही है। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। तो 32 है कि भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार कितना, जो सीमांत है उसका कितना हो जाता है? तो 1 हेक्टेयर से कम जो है सीमांत हो जाता है आपका। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंस है और यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। सीमांत जोत कितने को बोला जाता है? 1 हेक्टेयर से कम भूमि को जो है सीमांत जोत बोला जाता है। लघु जोत किसे बोला जाता है? 1 से 2 हेक्टेयर वाली भूमि को जो है लघु जोत बोला जाता है। अर्ध मध्यम जोत या अति मध्यम जोत, तो 2 से 4 हेक्टेयर की भूमि को जो है 2 से 4 हेक्टेयर की को अर्ध मध्यम जोत या निम्न जोत कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन जो है डी आंसर सही है। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर, और कुछ और देख लेते हैं। नीचे है मध्यम जोत को 4 से 10 हेक्टेयर की को मध्यम जोत, बेहद जोत 10 हेक्टेयर से मतलब अधिक या इससे भी अधिक हो तो उसे वहद जोत बोला जाता है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 33 की। 33 है कि भारत में भूमि सुधार के क्षेत्र में शामिल नहीं है। तो वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाता है कि किसानों को मकान ऋण देना जो है ये इसमें शामिल नहीं होता है। तो भारत में भूमि सुधार के अंतर्गत जो बिचौलियों की समाप्ति, भूमि जोत का एकीकरण और सहकारी खेती की सम्मिलित किया जाता है। किसानों को दिए जाने वाला मकान ऋण भूमि सुधार के अंतर्गत शामिल नहीं आता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर आपके 34 की। तो 34 है आपका क्वेश्चन। तो 1991 में हुए कृषि संबंधित आर्थिक सुधार के प्रभाव के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए। तो आपका पहला है कृषि उत्पादकों के आयात में कमी तथा निर्यात में वृद्धि होना। दूसरा है कृषि प्रौद्योगिकी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार। तीसरा है कृषि सीमांत एवं खाद्य सुरक्षाओं में सतत वृद्धि। तो आपका
दूसरा और तीसरा सही हो जाता, पहला आपका गलत है, क्योंकि कृषि प्रौद्योगिकी ग्रामीण बुनियादी ढांचे में सुधार है और कृषि कीमतों को एवं खाद्यान्न सुरक्षा में सतत वृद्धि भी है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी आंसर सही हो जाएगा। बात करते हैं इसमें कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। तो 1991 में हुए कृषि सुधार के निम्न क्षेत्रों पर महत्वपूर्ण प्रभाव है। तो कृषि उत्पादकों के आयात और निर्यात दोनों में वृद्धि, और दूसरा हो जाता है कृषि प्रौद्योगिकी और ग्रामीण बुनियादी ढांचों में सुधार, दो ऐसे क्षेत्र जहां की प्रगति हो रही है। और तीसरा हो जाता है आपका कृषि पद्धति अधिक प्रचलित होती जा रही है। चौथा हो जाता है कृषि कीमतों और खाद्य सुरक्षाओं में सतत वृद्धि होती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 35 की। तो 35 क्वेश्चन आपका कि राष्ट्रीय कृषि नीति 2000 में निम्नलिखित में से भूमि सुधार के किस उपाय पर जोर दिया गया था। जो 2000 जो राष्ट्रीय कृषि नीति थी उस पर जो है भूमि में क्या जोर दिया गया था। तो आपकी जोत की चकबंदी पर जो है 2000 में इसे यहाँ पर जोर दिया गया था भूमि सुधार के लिए। तो ऑप्शन इसका ए आंसर सही है। अब इसके कुछ ऑप्शन में देख लेते हैं। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय कृषि नीति की घोषणा कब हुई थी? 28 जुलाई 2020 को जो है इसकी स्थापना हुई थी, और जिसका उद्देश्य भारतीय कृषि की छिपी हुई व्यापक जो विकास संभावनाओं को खोजकर उनका संपूर्ण लाभ उठाना और ग्रामीण अवसंरचनाओं की और अधिक सुदृढ़ता बनाना, ताकि कृषि संबंधित विकास को प्रोत्साहन मिल सके और कृषि क्षेत्र में 4% कितना 4% प्रतिवर्ष से अधिक समृद्धि जो दर है वो प्राप्त करना, और साथ ही भूमि सुधार के लिए जोत की जो है चकबंदी पर जोर देना था। तो क्या क्या इसका था? तो इसकी स्थापना 28 जुलाई 2002 को हुई थी, और इसका उद्देश्य था कि जो ग्रामीण अवसंरचना उनको अधिक दृढ़ता बनाना था, ताकि वो कृषि संबंध विकास में प्रोत्साहन मिल सके और 4% प्रतिवर्ष उन्हें जो है अधिक समृद्धि दर प्राप्त हो सके। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 36 की। तो प्रश्न नंबर 36 की बात करें तो भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो इसमें से आपको बताना है। तो लागत का विनिमय, तो पहला भी सही हो जाता है। दूसरा है अवधि की सुरक्षा, दूसरा सही है। तीसरा पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा, तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाता है। ये सब यहीं पर दिए हुए हैं, आप इन्हें देख लेंगे। बात करता है प्रश्न नंबर 37 की। तो प्रश्न नंबर 37 है। तो प्रश्न नंबर 37 थोड़ा बड़ा है, तो इसे हम पहले यहीं से देख लेते हैं, थोड़ा जूम करके उसे हम ऊपर कर लेंगे। तो कृषि विपणन प्रणाली में सुधार के लिए भारत सरकार द्वारा अपनाया गया जो नीतिगत उपाय है वो क्या हो जाता है? तो आपका तो सार्वजनिक जो वितरण प्रणाली है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, बम्पर स्टॉक का रख रखाव है। तो ये ऑप्शन नंबर आपका डी आंसर इसका हो जाता है। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं कि क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे हम, थोड़ा इसे जूम आउट कर लेंगे। थोड़ा हमारी वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है, क्योंकि थोड़ा यहाँ पर बताना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर कुछ डिटेल से दिया हुआ है। तो सरकार की खाद्य प्रबंधन तथा कृषि मूल्य नीति का उद्देश्य लाभकारी मूल्यों में किसानों से खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, उपभोक्ता खासकर समाज में कमजोर वर्ग के बहिनी कमजोरों पर खाद्य का वितरण और खाद्य सुरक्षा का मूल्यों को स्थित बनाए रखना है, और खाद्य बम्पर का अनुरक्षण करना है। इसमें खाद्यान्नों की किसानों से लाभप्रद मूल्य पर खरीदकर और बम्पर स्टॉक कायम रखना, भंडारण परिवहन खाद्यान्नों के मूल्यांकन में स्थिरीकरण लाना चाहते हैं, और इसके लिए सरकार कृषि विकास के वस्तुओं के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की घोषणा करती है, और तथा उपभोक्ताओं को उचित मूल्य पर कृषि वस्तुओं की पूर्ति उपलब्ध कराती है। साथ ही महत्वपूर्ण वस्तुओं को खरीदने और उनमें न्यूनतम बम्पर स्टॉक को कायम रखने का कार्य करती है। तो खाद्यान्नों की अधिप्राप्ति, वितरण और भंडारण करने वाली नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम, जिसे FCI के अंतर्गत आता है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम में कार्य करती है। तो किसके अंतर्गत आता है? FCI मतलब नोडल एजेंसी भारतीय खाद्य निगम। ये हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर डी। बात करते हैं 38 क्वेश्चन की। तो 38 है, आयात की प्रक्रिया आरंभ में होती है, तो कहाँ से होती है? वो
इंडेट से जो है आयात की प्रक्रिया आरंभ होती है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा। तो आयात की प्रक्रिया की शुरुआत इंडेट से होती है और आयताकार द्वारा सर्वप्रथम भारतीय रिजर्व बैंक के पास आयात हेतु अपशिष्ट विदेशी विनिमय हेतु प्रार्थना पत्र देते हैं और विदेशी विनिमय की स्वीकृति के उपरांत आयात इंडेक्ट के द्वारा जो निर्यात को आपूर्ति हेतु जो आज्ञापाती करता है और जिससे आयतन की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 39 है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था कृषि पदार्थ के लिए जो है निर्यात में सम्मिलित नहीं है। तो वो आपकी हो जाती है इफ़को। जो इफ़को हो जाती है वो आपकी जो है कृषि पदार्थ से जो है निर्यात सम्मिलित नहीं होती है। तो इसके हम देख लेते हैं, जैसे नेफेड हो जाता, स्टेट ट्रेडिंग्स हो जाता, कॉपरेटिव्स हो जाता है। MMTC कृषि उत्पादकों के लिए प्रमुख निर्यातक संस्थाएं हैं, जबकि इफ़को मुख्यतः रासायनिक उर्वरक है, इसका उत्पादक निर्यात से संबंधित नहीं होता है। बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। 40 है भारत में जिंक जिसे कमोडिटीज जो है के अंतर्गत जो है इसे निर्यात की श्रेणी में रखा गया है। वो कौन सा हो जाता है आपका परंपरागत निर्यात वस्तु, दूसरा अपरंपरागत किंतु अनिश्चितता वाली वस्तुएं, और तीसरा हो जाता अपरंपरागत अच्छी संभावनाओं वाली वस्तु। ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाता है। आप यहाँ पर देख लेंगे सब ये दिए हुए हैं। बात करते हैं 41 क्वेश्चन की। 41 है कि भारतीय निर्यात की पारंपरिक वस्तु है, तो कौन सी हो जाती है आपकी जूट और उत्पादन जो है पारंपरिक वस्तु हो जाती है आपकी भारतीय। तो जूट निर्यात भारतीय निर्यात की परंपरागत वस्तु है, जो कि चीनी का भारत अग्रणी उत्पादक उपभोक्ता दोनों हैं। घरेलू ज़रूरतों को पूरा करने के लिए चीनी का कभी कभी आयात भी करना पड़ता है और खाले परंपरागत जो निर्यात में इसे नहीं आती है। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 42 की। तो 42 है शुद्ध जो निर्यात बराबर होता है वो किसके बराबर होता है। तो निर्यात आयात और आयात निर्यात के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी। तो शुद्ध निर्यात वह मूल्य है जो किसी देश के कुल निर्यात में कुल आयतन के मूल्य को घटा देने के बाद प्राप्त होता है। बात करते हैं 43 क्वेश्चन। 43 है कि वर्ष 2021-22 के दौरान प्रसंस्करण खाद्य निर्यात सहित कृषि निर्यात का मूल्य भारत के कुल निर्यातों का लगभग कितना प्रतिशत है। तो वो आपका हो जाता है 10.9%। किसके भारतीय खाद्य निर्यात से जो सहित कृषि निर्यात का मूल्य जो हो जाता है वो आपका 10.9%। तो 2022-21 के अकॉर्डिंग हो जाता है 10.9%। बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 44 की। 44 है कि कृषि निर्यात को बढ़ावा देने हेतु निम्न विकल्पों का विचार कीजिए। तो आपका हो जाता है यहाँ पर कृषि नीति नियम 2018 और निर्यात हेतु व्यापार अवसंरचना योजना और APD की जो निर्यात प्रोत्साहन योजना, मार्केट एक्सेस NCTV योजना ML जिसे MAL बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी आंसर सही हो जाएगा। अब बात करते हैं आगे प्रश्न नंबर 45 की। तो 45 है WOT की जो व्यापक सांख्यिकी समीक्षा 2022 के अनुसार 2021 में विश्व कृषि व्यापार में भारत के कृषि निर्यातों एवं आयातों की हिस्सेदारी क्रमशः कितनी होती है। तो वो होती है आपकी 2.4% निर्यात की होती है, आयात की कितनी होती है 1.7%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। यहाँ पर भी ये दिया हुआ है, आप देख लेंगे। बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। 46 है वर्ष 2022-23 की अवधि में भारत की कृषि निर्यात कितना रहा है, कितना 2022 के तहत। तो ये आपका इसमें रहता है 53 बिलियन अमेरिका डॉलर। तो 2022 और 23 की अवधि में जो कृषि निर्यात जो रहा है वो रहा है आपका 53 बिलियन अमेरिका डॉलर। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। कितने परसेंट मतलब, तो 53.1 बिलियन अमेरिकन डॉलर। बात करते हैं 47 क्वेश्चन की। तो यह है विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे सेज नीति घोषणा की गई थी। तो कब हुई थी, अप्रैल 2002 में इसकी जो स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर ए सही है। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 48।
48 है, 48 की बात करते हैं हम, तो 48 हो जाता है आपका, एक सेकंड थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो ये हो जाता है आपका 48 क्वेश्चन की बात करें तो निम्न कृषि उत्पादकों में से भारत प्राय किसका आयात करता है। तो इनमें से बताना है कि जो भारत है वो किसका आयात करता है, तो वो आपका दालों का जो है आयात करता है, ऑप्शन नंबर ए। तो भारत अभी भी दाल उत्पादक पर आत्मनिर्भरता बनाने के बजाय आयात पर निर्भर है, और भारत विश्व में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक और आयताकार उपभोक्ता, और आंकड़ों के मुकाबिले भारत दालों का 10 से 12% आयात से पूरा करता है। और भारत दालों में सर्वाधिक आयात कहाँ पर होता है, कनाडा और म्यांमार में दाल का सबसे अधिक उत्पादन होता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 की। 49 है कि ऑपरेशन ग्रीन किससे संबंधित है। तो ऑपरेशन ग्रीन आपका टमाटर, प्याज और आलू से संबंधित हो जाता है ऑपरेशन ग्रीन। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। केंद्रीय बजट 2018-19 के बजट में 500 करोड़ रुपए जो है परिव्यय के साथ ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर एक नई योजना जिसे ऑपरेशन ग्रीन की घोषणा की गई थी। इस योजना के टमाटर प्याज आलू में मूल्यांकन श्रृंखलाओं पर विकास दिया गया था। तो इसका ऑप्शन बी आंसर सही है। बात करते हैं हम इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन जो कि 50वां है। तो निम्न कृषि उत्पादकों में से भारत द्वारा किसका सर्वाधिक निर्यात किया गया है। तो किसका, गैर वनस्पति चावल का जो है सबसे ज़्यादा निर्यात किया गया है। तो कितना, 1000 से अधिक चावल की किस्म मौजूद हैं विश्व में। और वित्तीय वर्ष 2022 में भारत सरकार द्वारा जो निर्यात किया गया था उसमें कृषि उत्पादक गैर बासमती चावल जो है सबसे सर्वाधिक जो निर्यात करने वाला हो जाता है। तो यहाँ पर आपके जो है ये 50 क्वेश्चन हो जाते हैं, और ये आपके UPAG TA के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको एग्ज़ाम में से यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे, और हमने हर जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके चाहे हो जाए पादप प्रजनन हो जाए या सस्य विज्ञान हो जाए या आपका मृदा विज्ञान हो जाए, हमने ये आपको सारे सब्जेक्ट करा दिए हैं। आप चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ से देख सकते हैं, या आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे आपको लिंक दी हुई है, वहाँ पर टैप करें तो वहाँ से आपको सारे जो आपके प्लेलिस्ट हैं वो खुल जाएंगी। वहाँ से जाके आप उन वीडियो को देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को भी लाइक ज़रूर करें। और हम आपको बता दें कि हम बीच में कभी आपसे ये नहीं बोलते हैं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें साथ में। तो फिर इसी तरह से हम आने वाली अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको 50 से आगे के क्वेश्चन कराएंगे, 100 तक क्वेश्चन। तो आपको 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में करा देंगे। फिर मिलते हैं हम अपने आने वाली नेक्स्ट वीडियो में।